स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में और हमारी उपस्थिति लगातार आपके बीच में बनी हुई है। जो परीक्षा आपकी संपन्न होने वाली है निकट भविष्य में 16-17 फरवरी को डेट आ चुका है। आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ लग चुके होंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है कि उसका मूल्यांकन, उसको कैसे आप आकलित करेंगे कि आपकी पकड़, आपकी पैठ कितनी मजबूत हुई है, तो यह जो टेस्ट सीरीज होते हैं, जो प्रैक्टिस होते हैं, सेट होते हैं, उनके माध्यम से आप अपने आप को आकलित करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं नोट्स की पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, अनंत उसकी सीमाएं हैं और उनके बीच से आपको मोती खोजना है, उसके बीच से आपको उन प्रश्नों को ढूंढना है, उससे रूबरू होना है जिससे कि आपकी स्वर्णिम सफलता तय हो सके, आपकी स्वर्णिम भविष्य की राहें तय हो सके। उसी श्रृंखला में एक बार पुनः यूनिट 5 के उस फीचर के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों एक एक प्रश्न, मैंने बार बार आपसे कहा है कि एक प्रश्न को लेकर के आपको चलना होगा और प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं उसको पकड़ना होगा, तब जाकर के आपकी अंतिम सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और उस श्रृंखला में एक इंडियन कल्चर, सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, वह पार्ट है जिससे 2 या 3 प्रश्न निश्चित तौर पर रहते हैं। यूनिट 5 का आपका पार्ट है, उसके उन प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ कि ईश्वरी कृपा रही तो आपको इनसे 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पर मिल जाएंगे और आपकी कामयाबी की राहें तय हो पाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं इसको, इस सीरीज को। और ये देखिए, और एंट्री में करते ही प्रश्नों का सामना मुझे करना होगा और उसके बाद देखिए क्विज स्टार्ट हो गया। प्रश्नों को देखिए और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी बातें होंगी बीच में। देखिए पहला प्रश्न, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ पुराण जिनकी संख्या 18 बताई गई है में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है जिसे सातवाहन वंश की जानकारी भी प्राप्त होती है। दोस्तों मैंने बार बार आपसे कहा है कि मेरे प्रश्नों में ही नोट्स होते हैं, मैं बहुत सारे नोट्स के साथ उपस्थित नहीं होता आपके बीच में और रोज़ रोज़ भी नहीं हो पाता क्योंकि मैं उलझाना नहीं चाहता, क्योंकि आपको 30 प्रश्न ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर यह प्रश्न पूछता है कि अगर भारत में जो वेद पुराण, बहुत सारे जो आख्यान ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनमें इसमें पुराणों की संख्या कितनी है, वहाँ एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि 18 है। अगर सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक पुराण की बात करती है वह इस प्रश्न का उत्तर होगा। और अगर यह पूछता है कि किस पुराण के माध्यम से आपको सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो वह भी इसी उत्तर में छिपा हुआ है। और दोस्तों इसका उत्तर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से हमें इसकी सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर मौर्य वंश के बारे में जानकारी पूछता है कि किस पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो दोस्तों वह प्राप्त होता है आपको विष्णु पुराण से। और अगर इसी संदर्भ में पूछता है कि गुप्त वंश की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो वह होता है वायु पुराण से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आयोग चयन करता रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यद्यपि यह एवरग्रीन क्वेश्चन है, इससे आप अवगत होंगे। यह कह रहा है कि शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की है। दोस्तों आज का जो पटना है, जिसको शेरशाह ने नाम दिया था पटना, पाटलिपुत्र जो बिहार की राजधानी है, इसकी स्थापना, यहाँ जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उदयन भी इसको बोलते हैं, उन्होंने करी थी। इनके संदर्भ में एक बात ये भी जान लीजिए कि ये अजातशत्रु के पुत्र थे और ये हर्यक वंश से बिलोंग करते थे। और हर्यक वंश के जो फादर थे वह बिंबिसार थे, जिनकी हत्या करके अजातशत्रु बना था और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन बना था। इतिहासों में इसका उल्लेख मिलता है। और पितृहंता के रूप में इन्हें कुणिक भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न कभी कभी आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यह कह रहा है कि जैन तथा हिंदू धर्म, यह प्रश्न देखिए कह रहा है जैन तथा हिंदू धर्म संबंधित उदयगिरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें उड़ीसा जो है वह इसका सही जवाब है। गुफाओं से भी प्रश्न आते रहा है। यहाँ महाराष्ट्र अगर देख रहे हैं तो महाराष्ट्र के जो 3-4 गुफाएं हैं, जुंता, एलोरा और एलिफेंटा, इसको आप अपने जहन में रखिएगा। कर्नाटक में बादामी की गुफाएं हैं और भीमबेटका और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश की फेमस गुफाओं में रही हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाला ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने बार बार आपसे कहा है कि आयोग को आपको प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट बनाना है, न कि आपको एक सामान्य ज्ञान का प्रोफेसर बनाना है। लिहाजा प्रश्न बहुत ही सामान्य भी होते हैं, थोड़े कठिन भी होते हैं, इसलिए दोनों इसको लेकर के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और आराम से पढ़ाई करते हुए चलिए, प्रश्नों से अवगत होते चलिए। अगर बना पा रहे हैं 100 फॉर 100 गुण, नहीं बना पा रहे हैं तो भी आत्मसात करते हुए चलिए, सफलता निश्चित तौर पर आपका कदम चूमेगी। और इसका जो जवाब होगा
वह मेगास्थनीज होगा, आप अवगत होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि, और एक बात और भी जान लीजिएगा कि मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में उस समय के समाज को बांटा था, यह भी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्राचीन वंश के स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है? द दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टेम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ विच एंशिएंट डायनेस्टी। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों महान डायनेस्टीज हैं, लेकिन इसमें जो यह मंदिर है जो विष्णु भगवान के लिए समर्पित था और 1500 साल पुराना मंदिर है। एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान के उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है और गुप्त वंश से इसका संबंध रहा है। तो इसको रखिए, गुप्त वंश इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते हुए आ गए हम अगले प्रश्न, 6ठे प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न देखिए, चूँकि यह जो सीरीज है वह समर्पित है आपके सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, तो लिहाजा सारे प्रश्न उसी से हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे को कवर करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों इसको डिफाइन जो आयोग ने किया है सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, इसमें कहीं सल्तनत काल से प्रश्न पूछता है, कभी मुगल काल से पूछता है, उपाधियों से पूछता है, किताबों से पूछता है। लिहाजा इसको बनाने के संदर्भ में सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ा है, चाहे वो मध्यकाल की बात हो, चाहे वो सल्तनत काल की बात हो, मुगल काल की बात हो, या फिर वेद पुराण जो भी हमारे उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद, सारे को, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सभी को हमें ध्यान में रखना पड़ा और उसी संदर्भ में इस सीरीज को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो भारतीय इतिहास में किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार या दूसरा परशुराम भी कहा जाता है, जिसने एकराट और सर्व छत्रांतक जैसी उपाधियां भी धारण करी थी? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें महापद्मनंद जो नंद वंश के फाउंडर के रूप में भी इसको जानते हैं, और जो अंतिम जो राजा था नंद वंश का वह था घनानंद, आप जानते हैं, जिसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। और यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर ने किसके समय में आक्रमण किया था, तो वह घनानंद के समय में, लेकिन यहाँ पर महापद्मनंद इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि बौद्ध कालीन 16 महाजनपद जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कभी कभी पूछता है कि जो 16 एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स थे उस समय, जो जोन थे, उनका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ में। और अगर जैन धर्म में पूछता है तो भगवती सूत्र में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसमें जो एकमात्र दक्षिण में स्थित जो महाजनपद था वह कौन था? और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कंबोज जो कि आज के कश्मीर में है, मल्ल जो कि देवरिया और गोरखपुर का हिस्सा है, जबकि मत्स्य वह जयपुर का हिस्सा है। जयपुर को कहा जाता है प्राचीन आज के जयपुर को, लेकिन इसका जो सही जवाब है वह है अस्मक जो कि साउथ में था, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगर यह प्रश्न पूछता है तो अपने जहन में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग कर चुका है, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो अभी प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, अभी प्रयागराज में कुंभ भी लगा हुआ, आप अवगत होंगे। तो किसके, और कुंभ की बात जब भी आती है तो हर्षवर्धन को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, जो कि यह भी प्रश्न पूछता है कि पूरे बार आकर के दान देता था और इस तरह संबंधित प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति जिसकी शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है, यह किसके सैन्य अभियान के संदर्भ में जानकारी मिलती है? इलाहाबाद स्तंभ से या प्रयाग प्रसिद्ध है तो समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, आप अवगत होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक बार हर्षवर्धन का नाम आ ही गया, यहाँ पर कह रहा है कि किसने निम्न में से किसने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? आसान सा प्रश्न है। मैंने बताया आपसे कि आयोग बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्नों का भी चयन कभी कभी नहीं करता, सामान्य प्रश्न होते हैं, लेकिन उनको भी अपने ध्यान में रखिएगा। और यह इसका ह्वेनसांग इसका उत्तर हुआ। ह्वेनसांग ने 6वीं शताब्दी में यात्रा करी थी उस समय, और उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि हर्षवर्धन इनकी जो ह्वेनसांग की बुक थी सीयू की, वह भी पूछता है कि इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, सीयू की। और एक बात यहाँ पर देखिए, इत्सिंग इसने भी 6वीं शताब्दी में ही यात्रा करी थी, इसने वहाँ पर जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी थी। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछता है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्ष बिताया था तो इत्सिंग था। इब्न बतूता
यह इब्न बतूता जो कि मोरक्को के यात्री थे और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। रहला इनकी पुस्तक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फायान ने जो यात्रा की थी, भी चीन के ट्रेवलर थे। फायान ने 4वीं शताब्दी में यात्रा करी थी, विक्रमादित्य द्वितीय जो चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उस साल में। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ह्वेनसांग सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न को देखिए और अगला प्रश्न कह रहा है, स्थानीय स्वशासन ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाने वाले किस दक्षिण भारतीय राजवंश ने विश्व की सर्वश्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की कांस्य मूर्ति का निर्माण कराया था? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह जो प्रतिमा है नटराज की कांस्य मूर्ति की एक अद्भुत कला का नमूना है और यह जो वंश है वह चोल वंश है। चोल वंश जो कि अपने ग्राम प्रशासन के लिए और स्थानीय स्वशासन के लिए उस ज़माने में भी जाना जाता रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक प्रश्न और भी पूछता है कि कौन सी साउथ इंडिया की डायनेस्टी जो है नौसेना के लिए जानी जाती थी, तो वह भी चोल वंश है, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। अगर पल्लव वंश की बात आएगी तो वहाँ पर एक नाम आता है राजेंद्र प्रथम का, जिन्होंने स्थापना कराई थी महाबलीपुरम की जो रथ के मंदिर है उसको भी। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे काला पैगोडा ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण गंग राजवंश के। अगर यह पूछता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राजवंश ने कराया था, तो गंग राजवंश के। किसने कराया था, तो नरसिंह देव प्रथम देववर्मन ने। कब हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में। लेकिन वर्तमान में किस भारतीय राज्य में ये स्थित है, यह अगर प्रश्न पूछता है जो सन टेम्पल जो आपका कोणार्क का ब्लैक पैगोडा, तो वह वर्तमान के उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैंने प्रश्नों का चयन इस हिसाब से मेरा करने का प्रयास है कि आपको भटकना न पड़े। 30 प्रश्न जिसको लेकर के आप चिंतित हैं वह आपको मेरे प्रश्नों से, मेरे टेस्ट सीरीज से, जो भी क्वालिटेटिव चीज़ें मैं प्रिपेयर्ड कर रहा हूँ आपके लिए या मैंने किया है, उससे ही आपको मिल जाए और आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने का समय मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न देखिए कि कह रहा है कि किस बंदरगाह का उल्लेख पोडू के नाम से पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है, जिसने पहली शताब्दी में भारत और रोम के बीच व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यान रखिए, भारत के इंडियन कल्चर की बात की जा रही है तो उसमें यह प्रश्न अपनी भूमिका रखता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक अज्ञात माना जाता है इनको, और इन्होंने पोडू नाम के जिस बंदरगाह का उल्लेख किया है उसको अरिकामेडू के नाम से जाना जाता है, जिसने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो ताम्रलिप्ति आप देख रहे हैं, यह गुप्त काल में भारत और भारत के द्वारा के साथ चीन, जावा वगैरह के व्यापार में, सिलोन के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये जो ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में स्थित है। और मुजिरिस जो देख रहे हैं वह भी, जो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन दिखाई रहा है, यह केरल में, यह भी रोमन साम्राज्य में व्यापार के संदर्भ में भूमिका निभाया था यह पोर्ट। लेकिन यहाँ पर अरिकामेडू सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में जाना जाता है। जो मिनांडर था यह यूनान का था और यूनानी शासक था, और यह जो बात हुई थी वह हुई थी किस संदर्भ में, तो यह इसके नागसेन के साथ। तो नागसेन इसका सही जवाब हुआ। और अगर उपगुप्त, ये चारों जो है बौद्धिस्ट ही हैं, इसमें जो उपगुप्त है वह उपगुप्त जो हैं उन्होंने शिक्षा दी थी किसको, अशोक को। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक योग्य शासक कृष्णदेव राय, जिनका संबंध तुलु वंश से था। अगर यह पूछता है कि किसका संबंध, विजयनगर जो कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था, तो तुलु वंश थे। हरिहर और बुक्का आपको याद ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वहाँ यह प्रश्न पूछ रहा है कि अष्टदिग्गज, उनके शासनकाल में जो अष्टदिग्गज थे, दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसा प्रश्न पूछता है नवरत्न के संदर्भ में, पूछता है अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में या शिवाजी का अष्टरत्नों के संदर्भ में, और यहाँ भी अष्टदिग्गज के संबंध में पूछ रहा है। तो वह किनके लिए अष्टदिग्गज का यूज किया जाता था, यहाँ चारों ऑप्शन यहाँ पर देखिए। इनमें जो तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान थे उनके लिए इसका यूज किया जाता है। डी इसका सही जवाब हुआ। इसको अपने ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः साउथ से ही है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1565 में हुए दक्कन के सल्तनतों, दक्कन यानी साउथ के सल्तनतों, दक्कन जो दक्कन के
का पठार जो कहा जाता है साउथ के पूरी भाग को, जिसमें कि सल्तनत जो में अहमदनगर था, बीदर था, गोलकुंडा था, बीजापुर, सारे जो सल्तनत के लोग मिल गए थे और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें कि सल्तनत विजयनगर साम्राज्य हार गया था और इस युद्ध में दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया था। तो ये कौन सी लड़ाई थी? तो इसको तालीकोटा बनीहट्टी या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, 1565। इसको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का प्रश्नों का चयन आयोग कर सकता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने इलोरा के पर्वतों को काटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण प्रथम इसका सही जवाब है बी। और अगर दांती दुर्ग की बात आती है तो दांती दुर्ग को फाउंडर कहा जाता है कि इसका राष्ट्रकूट वंश का। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के संदर्भ में कौन सही नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, ज्योतिषपीठ उत्तर में था है और बद्रीनाथ को समर्पित है। किसके लिए? बद्रीनाथ जो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है और यह उत्तराखंड में सही है। श्रृंगेरी पीठ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दक्षिण में है, कहीं कहीं रामेश्वरम कांचीपुरम को भी कहते हैं इसके ब्रांचेज के संदर्भ में, लेकिन मैसूर कर्नाटक में है, यह भी सही है। और यह जो श्रृंगेरी पीठ है उसके संदर्भ में आप ये जान लीजिए कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। अगला प्रश्न जो आप देख रहे हैं, गोवर्धन पीठ जो आपका ये स्थित है किसमें? श्रृंगेरी पीठ के संदर्भ में एक बात और रखी कि यह शिव को समर्पित है, भगवान शंकर को। और जो आपका गोवर्धन पीठ है वह बलभद्र और सुभद्रा पुरी, यह सही है, उड़ीसा में बिल्कुल सही है। लेकिन शारदा पीठ की जो बात की जा रही है वह शारदा पीठ जो है वह पश्चिम में है, सही है, लेकिन यह पश्चिम में नांदेड़ महाराष्ट्र में न होकर के बल्कि कहाँ पे है? तो द्वारका गुजरात में है। यह कृष्ण भगवान को समर्पित है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, गुफाओं के संदर्भ में कौन सही नहीं है? यहाँ पर 4 गुफाएं आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें बारबरा और नागार्जुन की गुफाएं, बाघ की गुफा, एलिफेंटा की गुफा और बादामी गुफा, ये तीनों तो सही है नीचे वाले, लेकिन बारबरा और नागार्जुन की जो गुफाएं हैं वह बिहार के गया में, जहाँ पर याद रखिएगा कभी कभी पूछता है कि सुदामा या फिर विश्वकर्मा गुफा, सुदामा गुफा, इसको भी कभी कभी झोपड़ी गुफा या अशोक ने बनवाया था आजीविक संप्रदाय के लिए। आजीविक संप्रदाय की जब भी बात आएगी, मखली गोशाल की बात आएगी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा, यह पूछता है, यह कहा जाता है, संभावना व्यक्ति जाती है कि कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और अगर यह पूछता है कि किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, तो इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। इसको लेकर धर्मपाल को लेकर, जो पाल वंश का शासक था, उन्होंने 9वीं शताब्दी में जब यहाँ पर स्थिति सही नहीं रह गई थी नालंदा विश्वविद्यालय में, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, जो वर्तमान के बिहार के भागलपुर में स्थित है। लेकिन इसका जो कह रहा है कि किसने विदेशी आक्रमण, अभी हाल ही में उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, नालंदा विश्वविद्यालय का नए सिरे से, को किसने विदेशी आक्रमणकारी ने नष्ट कर दिया था जला करके, तो बख्तियार खिलजी के संदर्भ में बात की जाती है। यद्यपि कुछ कंट्राडिक्शन है इसको संदर्भ में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, भारत की धन संपदा को लूटने के उद्देश्य से किसने 1000 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था? दोस्तों महमूद गजनवी, इसको अपने ध्यान में रखिएगा, महमूद गजनवी ने। जबकि मोहम्मद गोरी की बात आएगी तो तराइन का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज के साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191-92 में, 1191 में हार गया था, 92 में इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को आप जानते हैं, दास वंश का फाउंडर माना जाता है, इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। आगे इसका सामना करेंगे तैमूर लंग, जिसने लुटेरा था, जिसने कि 1398 में भारत पर आक्रमण किया था लूटने के माध्यम से, लूटने के उद्देश्य से। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं और देखिए अगला प्रश्न आ गया, लाख बख्श गुलाम वंश के संस्थापक, लौह एवं रक्त की नीति और लाहौर से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण। तो यहाँ पर यह जो है इसमें 3 तो सही है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने जिक्र किया था अभी 1206 में, लौह एवं रक्त की नीति बलवन, यह भी सही है। लाहौर से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण उसने कराया था, यह भी सही किया था। लाख बख्श आराम शाह को न कह करके कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है और ये इसका सही जवाब हुआ, गलती यहाँ पर है ए। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है? दोस्तों
अलाउद्दीन खिलजी को हम इसके लिए जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण और के लिए प्रसिद्ध था और इसने जलालुद्दीन की हत्या करके इसने किया था। इस संदर्भ में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक लगभग 7 दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहने, लगभग कुछ 8, कहीं 8 का भी जिक्र होता है, लगभग 7 दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहने वाले अमीर खुसरो जिन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है, किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? इस तरह के प्रश्न का चयन आयोग करता है। दोस्तों, जब अमीर खुसरो की बात आती है तो भारत में सितार के और तबला के आविष्कारक के रूप में भी इनको जाना जाता है। बहरहाल यह जो प्रश्न है इसमें निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, ये इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ते हुए आ गए 24वें प्रश्न की तरफ कि किस सुल्तान की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यह 4 यहाँ पर दिख रहे हैं, चारों सुल्तान हैं। तो और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में यह बात कही जाती थी कि इसके मृत्यु के बाद इतिहासकार ने यह बात कही थी, क्योंकि इसकी जितनी भी योजनाएं थी वह फेलियर हो गई थी। अब यह आप जानते हैं दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का ट्रांसफ़र हो या फिर सिक्के का चलाने की बात हो, अकाल आने की बात हो, बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक सही जवाब हुआ। बढ़ गए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए। अकबर के निर्देश पर अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी ने किस पुस्तक का अनुवाद रजनामा के लिए, रजनामा यानी कि युद्ध की कहानी के तौर पर किया था? दोस्तों, रजनामा का जो ये किया था महाभारत का, युद्ध की कहानी यानी महाभारत, यह किया था। एक प्रश्न और भी आता है कि रामायण का किसने किया था? तो रामायण का किया था शेख मुल्तान और अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर के समय में रामायण का ट्रांसलेशन। और एक प्रश्न और पूछता है कि शासक ने उपनिषद और भागवत गीता का सिर अकबर के नाम से ट्रांसलेशन किया था, वह दारा सिकोह था, उसको ध्यान में रखिएगा, शाहजहाँ का पुत्र। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है शिवाजी जिनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, अभी कुछ इससे पूर्व शिवाजी से प्रश्न आया हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और इनको सुमंत के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर अमात्य जो था वो राजस्व मंत्री हुआ करते थे, पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जो चिटनीस है वो राजकीय पत्र की भाषा शैली को देखने के लिए नियुक्त होते थे। तो चारों हैं उससे संबंधित अष्टप्रधान से, लेकिन सुमंत विदेश मंत्रालय को देखते थे, विदेश मंत्री के तौर पर जाने जाते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, आ गए हम 27वें प्रश्न की तरफ। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप अपने स्तर पर कर ले जाते हैं बहुत अच्छी बात है, और उसमें आप कहीं भी अगर यह कठिनाई पाते हैं कि आपको हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, हमारे जो थोड़े लिमिटेड नोट्स हैं जिसको कि आप 60 से 10 दिनों के अंदर सारे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट को आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके जीके के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आपको लगता है, अगर आप अपने स्तर पर कर ले जाते हैं, सो फार सो गुड। अगर आपको लगता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमको ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे वे सारे मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। बड़े ही नॉमिनल प्राइस पर वे सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, जिनको आप एट ए ग्लांस देख करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। आप अपने स्तर पर देखिए आपकी तैयारी का स्तर क्या है। यहाँ प्रश्न देखिए, इतिहासकार लेनपुल ने किस शासक के बारे में कहा था गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया? ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। दोस्तों, यह बात कही गई है हुमायूं के संदर्भ में, और बी इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला 28वां प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध संगति से प्रश्न आता है। और यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी, बिल्कुल सही है, क्योंकि 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु जो मैंने जिक्र किया था हरेक वंश का, उसके शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी काला शोक के शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व में। और यह तृतीय बौद्ध संगति की बात कर रहा है, यह 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में, यह बिल्कुल सही है। लेकिन अगर चतुर्थ बौद्ध संगति की बात आती है दोस्तों, यह काशी में न होकर के कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्रा अशोक घोष ने करी थी, और शासक इसका जो था वह कनिष्क था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न, भारत के राज चिन्ह के नीचे उल्लिखित राष्ट्रीय वाक्य आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? प्रश्न कई बार आ चुका है, लेकिन आपको इसको अपने ध्यान में अवश्य रखना है। हो सकता है यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो। मुंडकोपनिषद
क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के जो भी विद्यार्थी हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी हैं, उनको जीके को लेकर के सदैव दिक्कत रहती है। इसलिए छोटी छोटी प्रश्नों को भी आप अपने ध्यान में अवश्य रख लें, सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि कहीं से यहाँ सफलता की जो लिस्ट है, फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन 1-2 प्रश्नों से चयन न हो पाना और अगली वैकेंसी का 4 से 5 वर्ष तक इंतजार करना बड़ी ही पीड़ादायी और कष्टदायक होता है। लिहाजा 1-2 प्रश्नों से चयन से आप वंचित न रह जाएं। इस तरह से तैयारी को अपने मंजिल तक पहुंचाइए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए। मुंडकोपनिषद सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। अगर यह पूछता है कि किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध। इन्होंने कब अपना गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों बौद्ध धर्म में इस घटना को महाविनिष्क्रमण के तौर पर जाना जाता है। सी इसका सही जवाब हुआ। अगर यह कहता है कि महापरिनिर्वाण, तो यह कुशीनगर में इनका हुआ था। महात्मा बुद्ध का 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण से आप अवगत हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन या सारनाथ, वाराणसी के पास जो है सारनाथ में इन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था 5 अपने शिष्यों को। और कैवल्य की जो बात यहाँ उल्लेखित है दोस्तों, या बौद्ध धर्म संबंधित न होकर के पूर्ण ज्ञान की बात जब आती है, कैवल्य या जैन धर्म संबंधित है, लेकिन इसका जो जवाब हुआ वहाँ महाविनिष्क्रमण हुआ। दोस्तों इसी के साथ यह श्रृंखला समाप्त होती है। मैं लगातार आपके बीच में इसी तरह के टॉपिक्स के साथ जो भी आपके यूनिट जीके के हैं उसको लेकर के उपस्थित रहूँगा। आपसे हमारी लगातार मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ और इसको सबमिट करने के बाद मैं रिजल्ट देखता हूँ। उसके बाद जो है मैं देखता हूँ रिजल्ट क्या होता है। व्यू रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद इसी तरह से आपको भी एक एनवायरनमेंट मिलेगा 30 आउट ऑफ 30। ईश्वर की कृपा से आप भी इस तरह से बनाएं, सफल हों। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों एक